ठीक, ये दरवाज़ा बंद कर देना और वो भी। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी आ रही है जी। जी, फिर हम शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। अस्सलाम वालेकुम तमाम श्रोताओं को खुशामदीद। साथ में हम रमज़ान की भी आप सबको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, आज हम तबादर के चौथे लेक्चर, जिसका नाम आप लोग जानते हैं ब्लैक होल्स, कायनात के खुरसार दरवाजे, इसमें हम एक दिलचस्प और साइंसी सतह पर रवाना आज भी नजर आते हैं। तो पिछले किस्म में वाक़ई में ग्रेविटी यानी कि कशिश अक़ल को बहुत ही खूबसूरती और आसान अंदाज में हमें समझाया है। कुछ नए दरवाजे खोले थे हमारे जहनों में। तो अब हम इसी ग्रेविटी को मज़ीद गहराई से समझते हैं और इसे समझते हुए ब्लैक होल के आज हम मज़ीद करीब होते जाएंगे। तो बराए करम आप लोग अपने जो माइक है वो बंद रखें। अगर कोई सवाल हो तो उसे साइड में जो चैट बॉक्स है उसमें कीजिएगा। बाकी सेशन के आखिर में आपसे सवाल ज़रूर किए जाएंगे, आप डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। तो इसके अलावा लेक्चर का लिंक मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने दोस्त अहबाब के लिए ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि स्पेस साइंस की कोशिश होती है कि बल्कि आपका हर बात को आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बगैर किसी ताक़ीद के हम सब वाक़ई की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमें ब्लैक होल के और न जाने कितने हैरत अंगेज़ राज़ों से रोशनास कराने का। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बाकी स्टेज आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जी? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था और वो इंटरनेट के इशू की वजह से बात एक तो कंप्लीट हो भी नहीं सकी। कुछ थोड़ी सी बात जो लास्ट लेक्चर में मैंने प्लान की थी वो मैं अभी बताऊंगा और फिर वहीं से बात को हम आगे लेके चले जाएंगे। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, बल्कि बात हम ये कर रहे थे कि ग्रेविटी क्या है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। ग्रेविटी के बारे में टोटल आज तक 2 थ्योरीज हमारे सामने आई हैं। एक थ्योरी न्यूटन की थ्योरी है, मुख्तसरन बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और वो थ्योरी ये है कि जी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास होना ज़रूरी है। यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो ग्रेविटी पैदा करता है और वो ग्रेविटी असर भी उसी चीज़ पे करती है जिसका मास है। तो एक मैसिव ऑब्जेक्ट को खींचता है। और ये भी याद रखें कि न्यूटन की थ्योरी जो है उसमें ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव है। ठीक है, ग्रेविटी हमेशा दो चीजों के दरमियान अट्रैक्टिव है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींचेगा, रिपेल नहीं करेगा। और एक थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन की थ्योरी है। आइंस्टाइन क्या कहता है कि जी ग्रेविटी कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता। ग्रेविटी असल में क्या है? ग्रेविटी स्पेस की और टाइम की बेंडिंग का नाम है। और बेंडिंग का क्या मतलब है मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यानी अगर आप ये मान लें कि स्पेस जो है, वैक्यूम जिसको आप कहते हैं, यानी वैक्यूम का मतलब वैसे तो हम सब जानते हैं वैक्यूम का मतलब है नथिंग, जहां ना गैसेस हैं ना मैटर है, कुछ भी नहीं है। दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज वैक्यूम। somehow that vacuum is also having some structure। वो आपको नजर तो नहीं आ रहा, आपको फील तो नहीं हो रहा, आपके किसी इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो वैक्यूम जिसको आप कह रहे हैं वो भी एक कुछ है, स्ट्रक्चर उसका है। और जब आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को वैक्यूम के अंदर प्लेस करते हैं, स्पेस में रख देते हैं, तो वो अपने गिर्द वैक्यूम को या स्पेस को बेंड कर देता है। और जब स्पेस बेंड हो जाता है तो ये याद रखें कि हर चीज की एग्जिस्टेंस स्पेस की वजह से है। यानी मैं कहां बैठा हूं? मैं स्पेस में बैठा हूं, मैं एक जगह में बैठा हूं। मेरे हाथ में ये मार्कर, ये जो कुछ भी है ये कहां है? ये स्पेस में है। तो जब स्पेस टेढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर रखी हुई चीजें जो हैं वो भी डेफिनेटली स्पेस को फॉलो करना शुरू करेंगी। लिहाजा होगा क्या कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट स्पेस को और टाइम को बेंड करता है तो इसी अमल को आप कहते हैं ग्रेविटी। यहां तक हमने बात की है। अब मैं जो चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं थोड़ी सी फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जब एक चीज जैसी होती है मुझे वैसी बयान करनी है ना। एक हद तक सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, चीजें एक हद से ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप अगर मुझसे कहें कि जी कार का इंजन कैसे काम करता है, मैं आपको कार के इंजन का एक हद तक सिंप्लीफाइड वर्जन बता सकता हूं ना, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कार के इंजन में पेट्रोल नहीं जलता, पानी जलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो चीज़ जैसी होती है उसको बयान तो करना पड़ता है। अब मेरी कोशिश है कि मैं आप तक बात पहुंचाऊं, आप भी कोशिश करें कि इस बात को समझें। चलें जी, अब तवज्जो रखना। आप थोड़ी देर के लिए एक कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन, ठीक है, उस पर जरा फोकस करें। और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा उस बंदे का जिसने क्लास 9 से लेकर 12 तक, है ना, क्लास 9 में आपको पहली मर्तबा फिजिक्स का पता चलता है और क्लास 12 तक फिजिक्स आपके ऊपर थोपी जाती है, क्योंकि आप पढ़ना तो नहीं चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं जी हमें भी दे कोई ऐसी कमाई है, हमें भी दे कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई, यानी करना कुछ ना पड़े और डॉलर्स के ढेर लगते चले जाएं। हम तो इस तरह की नेशन है, तो हम तो पढ़ने से भागते हैं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आपको मजबूरन पढ़ना पड़ता है, तो आप सोते जागते आंख बंद जो भी करके आप मजबूरन स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और हम आपके ऊपर फिजिक्स थोप देते हैं। तो आपने अपनी मर्जी से फिजिक्स नहीं पढ़ी। 9 से लेकर 12 तक जितने स्टूडेंट्स हैं एफएससी के और स्कूल के, वो अपनी मर्जी से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स थोपी गई है। तो फिजिक्स में 9 से लेकर 12 तक एक कॉन्सेप्ट रिपीटेडली आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सेलरेशन। मैं थोड़ा सा इस एक्सेलरेशन के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली स्पेस टाइम बेंडिंग के साथ है। जरा आप फॉलो करना मुझे, और एट द एंड ऑफ दिस टॉक आप हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या बात करने लगा हूं, ठीक है, या मैंने क्या बात की है। तो मेरे साथ रहना। एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीड, एक कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन। अगर तो एक ऑब्जेक्ट सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब होता है? एक ऑब्जेक्ट यहां पर था अपने एक्सपेरिमेंट के शुरू में, 1 सेकंड बाद यहां आया, 1 सेकंड के बाद यहां आया, 1 सेकंड के बाद यहां आया, 1 सेकंड के बाद, यानी जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो ऑब्जेक्ट इधर था, जब एक्सपेरिमेंट को चलते हुए 1 सेकंड का टाइम गुजर गया तो ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, जब एक्सपेरिमेंट को चलते हुए 2 सेकंड का टाइम गुजरा तो ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा, जब 3 सेकंड का टाइम गुजरा, जब 4 सेकंड का टाइम गुजरा। तो अगर ऑब्जेक्ट हर सेकंड में एक जितना फासला तय करता चला जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन इसके बदले में और एक और बात बता दूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब आप चल रहे होते हैं, या आपकी गाड़ी चल रही होती है, आपका जहाज चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं किसी ऐसी चीज में बैठा हूं जो चीज चल रही है। सो यू कैन नॉट फील कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात ज़हन में रखना। कांस्टेंट वेलोसिटी को अगर आप फील कर सकते तो आप अर्थ के सन के अराउंड मोशन को कब का फील कर चुके होते, और या आप पहले से बात मान चुके होते कि हाँ जी अर्थ मूव कर रही है। आपको हजारों साल ये ना कहना पड़ता कि जमीन स्टेशनरी है। क्यों? वजह क्या? आपको क्यों नहीं पता चलता कि जमीन सन के गिर्द भाग रही है? क्योंकि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी फील नहीं होती। इसके बरक्स अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है? यहां से आपने अपना सफर शुरू किया, 1 सेकंड में आप यहां पहुंचे। अब सुनना जी, मेरी बात बहुत तवज्जो रखना। 1 सेकंड के बाद आपने इतना फासला तय किया, मजीद 1 सेकंड का टाइम गुजरा, आप इधर पहुंचे, तो इसका मतलब है अगले सेकंड में आपने पहले से ज्यादा फासला तय किया, क्योंकि आप तेज हो गए थे। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मजीद अगले सेकंड में आप इधर पहुंचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सफर कर रहे हैं इस तरीके से कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एक एक सेकंड का टाइम गुजरता जा रहा है, आप पहले से ज्यादा फासला तय कर रहे हैं, क्योंकि आप तेज होते चले जा रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करने लगा हूं। यहां इधर देखना जी, मैं डायग्राम के ऊपर थोड़ी सी तब्दीली करने लगा हूं। मैं पूरा तो डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करें समझें। ये जहां पर मेरा मार्कर है, ठीक है जी, इस जगह को देखें। मैं पहले इधर था, उसके बाद मैं इधर पहुंचा, 1 सेकंड के बाद मैं इधर पहुंचा, मजीद 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो मैं उधर पहुंचा। अब इसी सिनारियो को, इसी चीज को अगर मैं ऐसे बयान करूं कि मैं यहां था, लेकिन ये जगह पीछे आ गई,
ये बोर्ड मूव करके पीछे आ गया, यानी मैं जगहों तक नहीं जा रहा, मैं पॉइंट्स तक नहीं जा रहा, पॉइंट्स मुझ तक आ रहे हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस कंडीशन इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, और मुझे ऐसे ही फील होगा जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं। और जब भी कोई एक्सेलरेशन की स्टेट में कोई चीज होती है तो वो फील करती है। अब मैं आपको यूं समझाता हूं, अगर मेरा रुख इस तरफ है और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मेरी बॉडी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जाएगी, सो आई विल बी गोइंग बैक। जैसे मोटरसाइकिल पे जब आप एक्सेलरेट करते हैं आप पीछे जाते हैं, और जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी मेरी बॉडी ऐसे पीछे होती चली जाएगी। सो ये याद रखिए कि जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी बॉडी उसके ऑपोजिट बिहेवियर शो करती है। लिहाजा अब वापस इस एग्जांपल पे आए कि अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा रहूं और ये जगह मेरे ऊपर से गुजरना शुरू हो जाए, मैं जगह में ना जाऊं आगे, मैं प्लेसेस पे ना जाऊं, प्लेसेस मुझ तक आना शुरू हो जाएं, सो मुझे अभी भी यही फील होगा कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं और मैं ऐसे पीछे की तरफ होना शुरू हो जाऊंगा। सो दैट इज स्पेस टाइम बेंडिंग। दिस इज स्पेस टाइम बेंडिंग। क्या है स्पेस टाइम बेंडिंग? मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे ऊपर से स्पेस टाइम गुजर रहा है। ठीक है जी, जब स्पेस और टाइम मेरे ऊपर से गुजर रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूं। आई एम एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, and that is why I am feeling force downward. So this bending of space and time is actually equal to your acceleration upward. और यही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक लॉ है, इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस। आइंस्टाइन कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्चुअली नथिंग बट एन एक्सेलरेटेड रीजन। जैसे आप मोटरसाइकिल जब एक्सेलरेट करता है तो आप पीछे हो जाते हैं, इसी तरह अर्थ आपको खींच नहीं रही, एक्चुअली यू आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, और आपको फील ऐसे हो रहा है जैसे आपको अर्थ ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। सो दिस ग्रेविटी इज एक्चुअली, इट इज नॉट ग्रेविटी, इट इज एक्चुअली योर एक्सेलरेशन अपवर्ड। और एक्सेलरेशन के लिए आपको नहीं जाना पड़ रहा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन के लिए स्पेस और टाइम आपके ऊपर से गुजर रहे हैं। स्पेस भी आपके ऊपर से गुजर रहे हैं और टाइम भी आपके ऊपर से गुजर रहा है। आप बैठे बैठे स्पेस में भी सफर कर रहे हैं और टाइम में भी सफर कर रहे हैं बैठे बैठे। सो दिस इज नोन एज स्पेस टाइम बेंडिंग। और ये जो स्पेस टाइम बेंडिंग है ये डिपेंड करता है कि जी स्पेस टाइम बेंडिंग कम है या स्पेस टाइम बेंडिंग ज्यादा है। ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। सो चूंकि हमारा टॉपिक जो है जी ब्लैक होल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सो एक ब्लैक होल जो होगा वो अपने अराउंड स्पेस को और टाइम को बहुत ज्यादा बेंड कर देगा। इतना ज्यादा बेंड करेगा, इतना बेंड करेगा कि अगर आप एक ब्लैक होल के करीब होंगे तो आप उस ब्लैक होल की तरफ तेजी से मूव करेंगे। क्या वजह है कि आप ब्लैक होल की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि ब्लैक होल ने स्पेस और टाइम को खींचना शुरू किया हुआ है। ये मेरे वर्ड सुनते जाना, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। ब्लैक होल क्या कर रहा है? अपने अंदर स्पेस को और टाइम को सक कर रहा है, ऐसे सक कर रहा है, और आप उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप स्पेस और टाइम के साथ साथ ब्लैक होल के अंदर आ रहे हैं। सो ये जिसको आप स्पेस टाइम बेंडिंग कहते हैं, ये एक्चुअली स्पेस और टाइम आपके ऊपर से गुजर रहा है। अब अगर आप एक ब्लैक होल के करीब हैं तो उधर सरवाइव करने का क्या तरीका है? ब्लैक होल के करीब सरवाइव करने का वही तरीका है जो अर्थ के करीब सरवाइव करने का तरीका है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि ये मार्कर जमीन की तरफ ना गिरे तो इसका क्या तरीका है? इसको जमीन के गिर्द घुमा दें, ऑर्बिट में डाल दें, तो ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द घूमता भी रहेगा लेकिन गिरेगा भी नहीं। सो सेम इज द केस विद द ब्लैक होल। अगर एक ब्लैक होल के गिर्द कोई चीज अपना ऑर्बिट बना ले तो वो चीज उसके गिर्द घूमती रहेगी और उसके अंदर गिरेगी नहीं। और यही वो रीजन है कि हर गैलेक्सी, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज जितनी भी हैं यूनिवर्स में, उनके स्टार्स जो हैं वो सेंट्रल ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं, उसमें गिरते नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट ठीक कर लें। हमेशा जब भी ब्लैक होल का जिक्र होता है तो आप पहला सवाल ये करते हैं, सारे लोग पहला सवाल ये करते हैं, अच्छा हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है, अच्छा तो हम उसमें गिर जाएंगे, कल गिर जाएंगे, परसों गिर जाएंगे। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे आप ये पूछेंगे जी अच्छा जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो ये उसमें गिरती क्यों नहीं है? तो जो वजह जमीन के सूरज में ना गिरने की वजह है वही वजह आपके ब्लैक होल में ना गिरने की है। यानी आप ब्लैक होल के गिर्द
ऑर्बिट में हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी प्लैनेट को देखें कि वो सेंट्रल स्टार के गिर्द ऑर्बिट में होता है, तो आप भी ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं और डेफिनेटली इसी वजह से आप उसमें गिर नहीं सकते। सो आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल जो है वो मजबूर करता है सारे स्टार्स को कि वो सारे स्टार्स जो हैं वो उसके गिर्द घूमते रहें। लेकिन अगर कोई चीज इस ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए, बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाए, फिर क्या होता है? अब मैं वो डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए, और यहीं से हमने बात को आगे लेके जाना है। तवज्जो रखना जी और साथ साथ चलना, ये तरतीब देखना आप कि आज आपको कहां लेके जाती है। अगर जितने सुनने वाले हैं वो जरा देखते जाएं, बड़ी मजेदार एंडिंग होने लगी है आज के लेक्चर की। सो दिस इज द ब्लैक होल विच इज अ वेरी वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन अ वेरी लिटिल स्पेस, और उसने अपने गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस टाइम बेंडिंग क्रिएट की हुई है जिसको आप ग्रेविटी भी कहते हैं। एंड अ स्टार इज हेयर, ठीक है जी, एक सितारा है जो उसके गिर्द घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, लेकिन इस स्टार का ऑर्बिट ब्लैक होल के काफी करीब है, यानी ब्लैक होल के काफी करीब पहुंच के ये उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। सो क्या होगा कि सितारा ब्लैक होल के गिर्द तो घूम रहा है, लेकिन ब्लैक होल फिर भी बिकॉज ऑफ द विसिनिटी, करीब आने की वजह से, ब्लैक होल इस सितारे को तोड़ना शुरू करेगा और इसकी गैसेस को, सितारे की गैसेस को इससे अलग करना शुरू करेगा। ये गैसेस ब्लैक होल के गिर्द अपना अलग एक ऑर्बिट बनाएंगी और इसी को हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क। ठीक है, ये जितने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। सो एक सितारे को ब्लैक होल जब खाना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी गैसेस को अलग करता है, और ये कौन से स्टार्स के साथ होता है? जो उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं इंतहाई करीब, बहुत करीब जाकर। ठीक है, तोड़ते तोड़ते ये सितारे की गैस को जब अपने अंदर लेता है तो सबसे पहले वो गैस उसके गिर्द ऑर्बिट बनाती है विच इज कॉल्ड एक्रीशन डिस्क, और फिर उसके बाद ये डिस्क जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल में गिरना शुरू करती है। और ब्लैक होल के अंदर गिरने की रीजन क्या है? क्योंकि जो मटेरियल डिस्क में आ गया है, ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, वो उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और वो पार्टिकल्स आस्ता आस्ता ब्लैक होल के अंदर गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के अंदर गिरने की एक ही रीजन है कि आप अपने ऑर्बिट में एनर्जी को लूज करें और ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाएं। लिहाजा ये जो मौका है कि जब ब्लैक होल ने अपने सितारे को, अपने करीब वाक़या स्टार को खा लिया है, और उसको, अब मैं उस डायग्राम को बनाने लगा हूं। सो दिस इज दैट एक्रीशन डिस्क, ये वो एक्रीशन डिस्क है जो कि असल में क्या है, ये वो डस्ट है और ये वो गैसेस की डिस्क है जो स्टार से निकाल कर ब्लैक होल ने अपने गिर्द बनाई हुई है। अब होता क्या है कि जब ये डिस्क जो है ये अपनी एनर्जी लूज करती है तो ये ब्लैक होल के अंदर गिरती है, एंड इवेंचुअली ब्लैक होल ने इस पूरे मटेरियल को अपने अंदर गायब कर लिया। अब यहां पर मैं एक बात करने लगा हूं, सुनना बात तवज्जो से, बहुत बहुत इस जुमले को सुनना और उसके बाद सोचना कि मैंने क्या कहा है। तो इवेंचुअली क्या हुआ जी, थोड़ा सा पीछे से अगर हम चलें तो एक सितारा ब्लैक होल के बहुत करीब था, और चूंकि वो सितारा ब्लैक होल के गिर्द घूम तो रहा था अपने ऑर्बिट में, लेकिन करीब होने की वजह से ब्लैक होल ने उसको तोड़ा, उसकी गैसेस को अलग किया, अपने गिर्द घुमाया, और फिर वो इवेंचुअली गैसेस भी अंदर गिर गई। सो सारा स्टार ब्लैक होल के अंदर चला गया। एग्रीड। अगले दिन ब्लैक होल ने फिर ऐसे ही किया, अगले दिन ब्लैक होल ने फिर ऐसे ही किया, अगले दिन ब्लैक होल ने फिर ऐसे ही किया। तो आपका जो गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा हूं जिसमें आप रहते हैं, आई होप एवरीवन नोज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है वो ऑन द एवरेज हर एक हफ्ते में 2 स्टार्स को खा लेता है। 2 स्टार्स, आपकी गैलेक्सी के 2 स्टार्स उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं हर एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या इससे ब्लैक होल की वो बाउंड्री या वो जो साइज है उसमें कोई फर्क पड़ता है? कोई खास नहीं। यानी अजीब बात है कि मैं आपसे ये कहूं कि जी मेरे हाथ में, ये जो मेरा हाथ है इसके अंदर पूरा एक स्टार इसके अंदर चला गया, या पूरा एक प्लैनेट मेरे हाथ के अंदर चला गया, इतने से स्पेस में सारा प्लैनेट चला गया, ये पूरा स्टार चला गया, और आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है?
एंड देन द सेकंड थिंग इज, मैं आपसे कहूं जी मेरे हाथ में अब दूसरा एक स्टार चला गया है, मेरे हाथ में एक तीसरा, यानी इतने से रीजन में एक सितारा, लाखों किलोमीटर का स्टार वो ब्लैक होल के अंदर चला गया, लाखों किलोमीटर का स्टार ब्लैक होल के अंदर चला गया। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ब्लैक होल के अंदर, अब ये बहस हम नहीं करते कि स्टार का जो मटेरियल है वो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद किस शक्ल में है, शक्ल की मैं बात नहीं कर रहा। लाइक आपको पता है ना स्टार्स जो हैं वो किस चीज के बने होते हैं, गैसेस के बने होते हैं। तो वो जो गैसेस हैं, वो जो मटेरियल है वो ब्लैक होल के अंदर गिर के भी गैसेस की शक्ल में है या किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो गए, ये मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आप सिर्फ ये मुझे बताएं कि क्या वो मटेरियल ब्लैक होल के अंदर है कि नहीं है। है, डेफिनेटली है, ब्लैक होल के अंदर है। तो सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि इतनी सी जगह में, छोटी सी जगह में इतना मटेरियल आ कैसे सकता है। ठीक है, सो अब मैं एक मिसाल की तरफ जाता हूं और वहां से फिर बात को समझाने की कोशिश करता हूं। ब्लैक होल के अंदर मटेरियल्स का गिरना, इतने मैटर का उसके अंदर गिरना और एक छोटी सी जगह में कंपनसेट हो जाना किस बात की इंडिकेशन है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी डायमेंशंस इनसाइड द ब्लैक होल। ठीक है जी, हमारी ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इससे ज्यादा डायमेंशनल स्पेस ब्लैक होल के अंदर है। अब आप बताएं कि जी ये मैंने क्या बात बोली है जी। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं। 2 डायमेंशनल चीज 1 डायमेंशनल चीज को कंपनसेट कर सकती है अपने अंदर। ठीक है, 3 डायमेंशनल चीज 2 डायमेंशनल चीज को अपने अंदर कंपनसेट कर सकती है। तो ये याद रख, जैसे ये बोर्ड क्या है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, इट इज हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इस बोर्ड के ऊपर ये जो लाइन मैंने लगाई है ये 1 डायमेंशनल है। सो इस 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इस 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर कंपनसेट कर लिया है। और ये बोर्ड कहां पर है, एक ऐसे रीजन में है विच इज 3 डायमेंशनल। तो ये याद रखें कि हायर डायमेंशंस लोअर डायमेंशंस की चीजों को अपने अंदर कंपनसेट कर सकती हैं। सो आपका ये जो मैटर है 3 डायमेंशनल मैटर, ये ब्लैक होल में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और बाहर जो चीज इतनी बड़ी थी वो ब्लैक होल के अंदर इतनी सी जगह में फिट आ गई है। इसकी क्या रीजन हो सकती है? तो इसकी रीजन ये हो सकती है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके ब्लैक होल के अंदर मल्टी डायमेंशनल स्पेस है। और मल्टी डायमेंशनल स्पेस की फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे जापानीज आर्ट है ना, ओरिगैमी, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट ओरिगैमी। आप एक वो जापानीज क्या करते हैं, एक पेपर को फोल्ड कर करके कुछ ना कुछ बना लेते हैं। सो अगर एक पेपर को फोल्ड करके आप एक परिंदा बना लें छोटा सा, ठीक है, तो वो परिंदा असल में अगर आप उसको वापस अनफोल्ड करें तो इतना बड़ा पेपर है जिसको फोल्ड करके आपने इतनी जगह में कर दिया। सो समहाउ द ब्लैक होल इज फोल्डिंग योर मटेरियल इनटू समथिंग जो उसकी छोटी सी जगह में आ जाता है। यानी ये आपके पार्टिकल्स को और आपकी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिसको ऐसे तरीके से फोल्ड करता है और ऐसी जगह पे कंपनसेट करता है कि इतना मटेरियल छोटी सी जगह के अंदर सेफ हो जाता है। और मैं थोड़े से वर्ड्स चेंज कर दूं, अगर आप मेरी बात को अभी तक शायद ना समझ पाए हो तो मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दूं। अगर आप एक डब्बा देखें, छोटा सा डब्बा नहीं चलें, अगर आप एक कमरा देखें छोटा सा, ठीक है, आपको नजर आए जी कमरा है, कितना बड़ा कमरा है, हार्डली 10 फुट बाय 10 फुट का छोटा सा कमरा है। तो आप दिल में सोचेंगे यार ये इतने छोटे से कमरे में क्या हो सकता है, और मजा आ जाए कि आप उसका दरवाजा खोलें और अंदर पूरा जहान हो, अंदर जनाब स्कूल कॉलेज पूरे शहर आबाद हैं। फिर आप कहें यार बाहर से तो ये कमरा था, अंदर क्या हिसाब किताब है सारा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड अ ब्लैक होल। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, बट कुछ इसी तरह का चक्कर है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं और जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदर गिरे तो आप बोलें आई एम इन अ न्यू यूनिवर्स, आई एम इन अ न्यू प्लेस। ये कौन सी जगह है जहां पर वो जो सितारे सारे गिरे थे, अच्छा उनका मटेरियल ये है, लेकिन वही इतना बड़ा जो जहान है वो बाहर से आपको सिंगुलैरिटी की शक्ल में नजर आ रहा है। सो ब्लैक होल कोई ऐसी चीज है कि जिसने आपके 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक ऐसा एक पोर्टल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर सारा मटेरियल गिर भी जाता है, वो वहां कंपनसेट भी हो जाता है और उसको फर्क भी नहीं पड़ता, यानी उसके साइज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और मैं बात को आगे लेके जाने लगा हूं, लेकिन एक मिसाल और सुन लें। कंप्यूटर वाले जो लोग हैं ना जी, वो इस मिसाल से बहुत फायदा उठा सकते हैं, उनको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है बात जो मैं करने जा रहा हूं। आप अपने बहुत ज्यादा डेटा को छोटी जगह पे सेव कैसे करते हैं? 1 GB डेटा हो
और आपने उसको छोटी जगह पे सेव करना हो तो आप कंप्रेस करते हैं ना फाइल्स को। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपने पिक्चर्स को, अपनी वीडियोस को कंप्रेस करते हैं तो क्या उनकी नेचर तब्दील हो जाती है? नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन पहले जो चीज 1 GB पर थी वो आधे GB पर आ जाएगी, इससे भी कम स्पेस पे चली जाएगी। सो यूं समझ लें कि ये आपका ब्लैक होल नॉर्मल मैटर को किसी तरीके से कंप्रेस कर रहा है, स्टिल उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखते हुए उसको एक छोटी सी जगह में बंद कर रहा है। और इन फ्यूचर अगर कभी वापस उसमें से मैटर निकला तो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में निकल आएगा कि जी मैं तो इसके अंदर था, अब मुझे वापस मौका मिला है, मैं बाहर आ गया हूं। सो दीज थिंग्स आर ब्लैक होल्स। और जब हमें ये नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर ऐसी हायर डायमेंशंस कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली हम अभी तक उस चीज़ को पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सके। और एक और बात आपको बता दूं कि ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ भी हमें पता है वो अभी तक इवेंट होराइजन के बाहर का रीजन है। इवेंट होराइजन के अंदर का हमें कुछ नहीं पता। इवेंट होराइजन किसको कहते हैं जी? जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, दैट इज द बाउंड्री। इवेंट होराइजन के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का सहारा है। इवेंट होराइजन के बाहर चूंकि चीजें नजर आती हैं तो हम बता सकते हैं कि जी ये है, ये है, ये है और ये है। तो आज तक आपकी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवेंट होराइजन के बाहर हैं, और इवेंट होराइजन के अंदर आपका सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स की थ्योरीज जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं, वो चल रही हैं। आपको नहीं पता कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ ब्लैक होल। और अगर यहाँ तक आप मेरी बात को समझे हैं तो मैं आज के लेक्चर के हवाले से जी थोड़ा सा मज़ीद एक 10 मिनट का टाइम आपका और लेता हूँ। और वैसे भी टाइम हमारा जो था वो जितना डेजिग्नेटेड है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आखिरी में 1-2 बातें करने लगा हूँ। और बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर की तरफ हम जब जाएंगे आस्ता आस्ता तो उसमें बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें आपसे करेंगे। अच्छा, अब क्या ब्लैक होल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार के कोलैप्स से बनता है? ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी एक स्टार जब कोलैप्स करता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले से पिछले लेक्चर में, तो क्या सिर्फ स्टार के कोलैप्स से ब्लैक होल बनता है? थ्योरेटिकली नो, आप किसी भी चीज को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं। अगर इन दोनों मार्कर्स को मैं बड़ी स्पीड से कोलाइड करवाऊं आपस में, तो ये कोलिजन से मर्ज होकर एक डेंस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर एक ब्लैक होल बना सकते हैं। तो ये याद रखें कि अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं, तो मैं आज उसका आंसर कर रहा हूं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलाइड करते हैं बहुत हाई स्पीड पर, तो उधर भी ब्लैक होल्स बन सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली हम कहां करते हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ऐसी मशीन्स हैं कि जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम बहुत हाई स्पीड पर आपस में कोलाइड करवाते हैं, और वो आपस में मर्ज भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। वहां पर ब्लैक होल बन सकता है। बट देन फिर वही यहां पर फिर मैं एक और गलतफहमी आपकी दूर कर दूं कि जो हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन्स हैं फिजिक्स लैब्स के अंदर, क्या अगर उन्होंने प्रोटॉन्स को कोलाइड किया और एक ब्लैक होल बना दिया सपोज, तो क्या उससे अर्थ खत्म हो जाएगी? क्या वो पूरी अर्थ को खा जाएगा? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। 2 प्रोटॉन्स के कोलाइड होने से एक ब्लैक होल जो बनेगा वो कितना बड़ा होगा, ठीक है, छोटा सा, और उसकी ग्रेविटी भी इंतहाई कम होगी। सिर्फ उसका नाम ब्लैक होल इसलिए है क्योंकि आपने उस मटेरियल को कंप्रेस कर दिया, दैट इज इट। तो ये याद रखें कि कहीं पर भी ब्लैक होल का नाम आ जाने से ये नहीं है कि बस एक खा जाएगा, खत्म कर देगा, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल इज अ वेरी वेरी डेंस एंड डेंस एंड डेंस ऑब्जेक्ट। और बस मसला ये है कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर मैटर जाने के बाद कैसे कंपनसेट कर जाता है, कहां पर जाकर वो बस जाता है, कहां पर रहना शुरू कर देता है। आपको बाहर से लगता है जी इतनी सी जगह है, अंदर पूरे सितारों के सितारे घुसे हुए हैं, ये कैसे हो रहा है? इसका आंसर मैंने आपको बताया, दैट इज अ हिंट टू हायर डायमेंशंस। और बस आखिरी बात करता हूं जी, फिर आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी तरफ हम चले जाएंगे। ये जो ब्लैक होल्स हैं इनमें जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्टार्स के कोलैप्स होने वाले ब्लैक होल्स हैं वो भी हैं, गैलेक्सी के जो सेंटर में ब्लैक होल्स हैं वो भी हैं, और इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे ब्लैक होल्स बन सकते हैं। जो स्टार्स के मरने की वजह से ब्लैक होल्स बनते हैं, ठीक है, लाजमी बात है कि वो ब्लैक होल्स मौजूद हैं, आपकी गैलेक्सी के अंदर भी मौजूद हैं। सितारे तो हमारी गैलेक्सी के अंदर भी मरे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मरे हैं।
तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें भी कई स्टार्स मर के डेड होके ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हुए हैं। और कैसे मजे की बात है कि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है, ये बहुत तवज्जो से बात सुनना जी, बस आखिरी बात करने लगा हूं। जो नियरेस्ट ब्लैक होल है अर्थ से, वो अब डिस्कवर हुए चंद मेरा ख्याल है चंद हफ्ते चंद महीने पहले। और जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो डिस्कवर कैसे हुए, ये वाकया सुनना। हमारी अर्थ से जो नियरेस्ट ब्लैक होल, अगर मैं भूल रहा हूं तो पता नहीं, शायद 2000 लाइट ईयर्स पे है या 1500 से 2000 लाइट ईयर्स के बीच में है, इतना दूर है नियरेस्ट ब्लैक होल। ये पता है आपको डिस्कवर कैसे हुए? 1992 में, रादर 1990 में, एग्जैक्ट 1990 में, जब हबल टेलीस्कोप हमने लॉन्च की थी ना ऑर्बिट में, ठीक है, हबल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुई है और उसके 2 साल बाद उसकी वो ओवरहॉलिंग हुई थी जिसमें उसका इमेज सही हुआ था, क्योंकि वो शुरू में सही नहीं थी। उसको कैलिब्रेट करने के लिए, यानी उसको चेक और सही करने के लिए, उसके टारगेटिंग को ठीक करने के लिए हमने उस टेलीस्कोप का रुख किया था कुछ स्टार्स की तरफ। हमारी अपनी गैलेक्सी के कुछ स्टार्स हैं, हमने उसकी तरफ हबल का रुख किया था, क्योंकि हम जब भी कोई टेलीस्कोप वगैरह यूज करते हैं तो हम पहले उसको कैलिब्रेट करते हैं, पहले हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो वो जो हमने कैलिब्रेशन की थी, कैलिब्रेशन के लिए और उसकी एडजस्टमेंट के लिए कुछ स्टार्स की हमने इमेजेस लिए थे। वो कब का वाकया है? 1992 का। हबल लॉन्च हुई है 1990 में, 1992 में उसको हमने करेक्ट किया क्योंकि उसके इमेजेस सही नहीं बन रहे थे, उसके फ्लॉज थे, कुछ मसले मसाइल थे। 92 में हमने उसको कैलिब्रेट किया और वो टारगेटिंग के वक्त जो इमेजेस लिए हैं उसको अब जब हमने देखा है तो उसमें ब्लैक होल मिला है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिटेक्ट हमने, यानी इमेजेस हमने, अच्छा ब्लैक होल का इमेज नहीं लिया, इमेज हमने स्टार्स का लिया, लेकिन वो स्टार्स किसी चीज के गिर्द घूमते हुए महसूस हुए जिससे पता चला कि सेंटर में एक ब्लैक होल है। लिहाजा आप ये देखें कि कभी कभी डिस्कवरीज ऐसे भी होती हैं कि एक पुराने डेटा में से आप कोई चीज निकाल लेते हैं, तो अगर उस ब्लैक होल ने कुछ करना होता तो इतने अरसे से कुछ कर ना लेता। आपको तो आज पता चला ना उस ब्लैक होल का, लेकिन है तो वो हमेशा से, बहुत लंबे अरसे से है। सो ब्लैक होल का नाम आते ही को पैनिक नहीं हो जाते। इट इज जस्ट अ डेंस ऑब्जेक्ट जिसके गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट्स घूम सकते हैं, अपने स्टेबल ऑर्बिट में भी जा सकते हैं, और एक कंडीशन है कि जी बहुत करीब जाएंगे तो फिर ब्लैक होल उसको तोड़ेगा और उसको खाएगा। जरूरी नहीं कि हर चीज को तोड़ के खा जाए। सो दैट इज इट। हम यहाँ पर आज की अपनी डिस्कशन को रोकते हैं जी, और आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उसकी तरफ जाएंगे, और फिर अगला जो लेक्चर होगा जी उसमें मैं आपको मजीद ये जो टाइम पोर्टल्स के हवाले से बात है वो समझाऊंगा और उनकी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि कैसे आप वर्म होल्स के अंदर से गुजर सकते हैं, गुजर भी सकते हैं कि नहीं गुजर सकते, क्या इसका कोई प्रूफ है वर्म होल का। ये मैंने अगले लेक्चर के लिए ये सारी डिस्कशन रखी हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्योर सारी डिस्कशन हमारी वर्म होल के ऊपर ही हो। तो अभी फिलहाल हम यहां पर रोकते हैं जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर रहा, बहुत मज़ा आया, और आज आपने घुमा ही दिया हमें ब्लैक होल के लिए। पिछले 3 लेक्चर से हम इंतजार कर रहे थे कि आप ब्लैक होल तक पहुंचा ही नहीं रहे हमको, लेकिन आज आपने जो है पहुंचा भी दिया और गिरा भी दिया। बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग जो सवाल करना चाह रहे हो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कर लें। एक सवाल तो मैं ही करती हूँ पहला, कि ब्लैक होल जैसे आपने भी बताया नियरेस्ट अर्थ से तकरीबन 1400-1500 लाइट ईयर के फासले पर जो डिस्कवर हुई, और वो जाहिर है अपने उस ऑर्बिट की वजह से हमें पता चला कि स्टार उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे और भी ब्लैक होल्स हो सकते हैं जिनके गिर्द कोई मटेरियल मौजूद ना हो, कोई मटेरियल घूम ना रहा हो, तो साइलेंट हो और काफी हमारे नियरेस्ट हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने 110% बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी पे बात की है, क्योंकि इस ब्लैक होल का भी हमें तभी पता चला जब दूसरे स्टार्स को हमने इसके गिर्द घूमते हुए देखा, क्योंकि ब्लैक होल्स तो खुद नज़र नहीं आते। तो अगर कोई ऐसा ब्लैक होल इवन नियरर है जो जिसके गिर्द कोई चीज़ घूम नहीं रही है, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि जी हम अभी तक हमारे अराउंड जो स्पेस है हम उसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर अभी तक हम नहीं कर सके हैं। तो जो नियरेस्ट स्टार हम जिसको मानते हैं दैट इज अल्फा सेंटोरी सिस्टम, जिसमें एक प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक स्टार है। तो अल्फा सेंटोरी सिस्टम 4.3 लाइट ईयर्स पे है, तो हम कहते हैं जी ये नियरेस्ट स्टार है।
लेकिन हो सकता है कि इवन इस डिस्टेंस से भी ज़्यादा करीब कोई ब्लैक होल या कोई स्टार हमारे करीब हो और इनएक्टिव या मतलब कोई चीज़ नहीं है जो उसका सुराग हमें दे, तो बिल्कुल 100% ये पॉसिबल है जी। लेकिन अगर ऐसा कोई ब्लैक होल इवन 1500 लाइट ईयर से करीब हमारे पास हुआ, तो फिर हम उसकी डिटेक्शन उसी वक्त कर सकते हैं जब कुछ इंटरेक्शन वो हमें दिखाए। ऐसे तो हमें नज़र नहीं आएगा, बट यस 110% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो, बिल्कुल। जी, तो आपने चूँकि सबको रिलैक्स कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को दोबारा डिस्टर्ब कर दूँ, तो नहीं जी। कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है और मे बी कि हमें पता भी ना हो और बहुत नियरेस्ट कोई ब्लैक होल हमारे हो, तो वो एंड टाइम पे हमें पता चले, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, मैंने अच्छा जी। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर दिया था। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू सर। अच्छा, हमारे साथ जो हमारे लिसनर्स हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं ब्लैक होल के हवाले से, तो ज़रूर सवाल कीजिए। जी, राशिदा उज्जैन, सवाल कीजिए अपना। Assalamu alaikum. First of all, I will say that the lecture was so interesting. और मेरा सवाल ये है कि ब्लैक होल के होने या ना होने से स्पेस पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हैं तो मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर ना भी होते तो क्या हो सकता है? इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? अच्छा जी, तो ब्लैक होल्स अगर ना भी होते तो क्या अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने तारीफ की लेक्चर की। तो देखें ना आप, जितनी भी हमारी गैलेक्सीज हैं, हमारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, और हमारी यूनिवर्स के अंदर इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। ट्रिलियंस गैलेक्सीज, ट्रिलियंस के हिसाब से गैलेक्सीज हैं। तो आप बताएं, ये जो गैलेक्सीज हैं इनको कंट्रोल किसने किया हुआ है? डेफिनेटली 90% से ज़्यादा गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स हैं, और वो जो हर गैलेक्सी के बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं वो उसी ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं। तो अगर ये ब्लैक होल्स ना होते, ये डेंस और ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स ना होते, तो स्टार्स इनके गिर्द ना घूमते और कहकशाएं या गैलेक्सीज ना बनती। लिहाजा आप यूं समझ लें कि ब्लैक होल ही वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्स में गैलेक्सीज की फॉर्मेशन की हुई है और उनको होल्ड किया हुआ है। तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैं बात कर रही थी लेकिन मैं म्यूट था। जी, शिराज अली है, वो लिखते हैं कि कैन वी सी बोथ साइड्स ऑफ अ ब्लैक होल? जी सर। क्या क्वेश्चन है जी कि हम ब्लैक होल के दोनों साइड्स पर देख ब्लैक होल सकते? की दोनों साइड्स को हम क्या देख सकते हैं या नहीं? हाँ जी, इसी को वर्म होल कहते हैं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ब्लैक होल के, अच्छा अगर आप इस हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाया पूरी बात। दोनों साइड से क्या मुराद है? लाइक ब्लैक होल के पीछे और आगे की बात हो रही है, या ब्लैक होल के अंदर से गुजर के दूसरी तरफ निकलने की बात हो रही है? सो अगर तो आप वर्म होल की बात कर रहे हैं तो वो मैंने जैसे आपसे कहा कि उस पर डिटेल में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ब्लैक होल के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप पीछे और आगे की बात कर रहे हैं तो ब्लैक होल के कोई चीज जो पीछे होगी वो भी हमें उसके ऊपर नजर आएगी, क्योंकि उससे आने वाली लाइट भी बेंड हो जाती है। सो एनीथिंग विच इज बिहाइंड द ब्लैक होल अपीयर्स अबव इट, तो हम उसके पीछे भी देख सकते हैं जी, बिल्कुल। तो सर, क्या ये इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक जब हमारा सूरज है या स्टार्स है, तो हम उसके लिए भी अगर ये सोचें कि उसका कोई दूसरी साइड, तो वो तो मतलब गोल घूम रहा है ना, एक ग्लोब की तरह, तो कोई साइड तो नहीं है, ग्रेन्स की तरह है। तो जब ब्लैक होल की इसी तरह गोल घूम रहा है अपने एक्सिस पे। देखिए, ब्लैक होल इटसेल्फ तो नजर आ नहीं रहा। सो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स उसके पीछे हैं, वो उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल खुद तो ना फ्रंट से नजर आ रहा है ना बैक से नजर आ रहा है। सो अगर कोई चीज ब्लैक होल के पीछे है तो वो हमें उसके ऊपर या साइड में नजर आएगी। और उसकी रीजन ये है ना जी, ऐसे जैसे दिस इज अ ब्लैक होल और ये आप यहां पर बैठे हुए हैं, दिस इज यू। कोई चीज अगर ब्लैक होल के पीछे है तो उसकी लाइट ब्लैक होल के ऊपर से गुजर के आप तक पहुंचेगी, आपको लगेगा कि जी ऑब्जेक्ट इधर है। सो जो भी चीज ब्लैक होल के पीछे छुपी होगी वो भी उसके ऊपर नजर आएगी बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो ब्लैक होल के पीछे कोई चीज छुप नहीं सकती। इफ यू
दैट कि जी ब्लैक होल की दोनों साइड्स पे हम देख सकते हैं। और अगर आप वर्म होल की बात कर रहे हैं कि जी ब्लैक होल जो स्पेस और टाइम को बेंड करता है वो कहीं और भी ओपन होता है, तो वर्म होल्स के ऊपर फिर इंशाल्लाह हम तफसील में बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो इस पे मुझे आपका पिछला लेक्चर याद आया जिसमें आपने बेंडिंग के बारे में बताया था कि हमारे सूरज जो है वो भी इतना बेंड कर लेता है, जी लाइक कुछ हमें स्टार जो नजर आया था वो अपनी लोकेशन से अबव नजर आया था। ऐसे ही है जी, बिल्कुल, यानी जी इतनी बेंडिंग सन की ग्रेविटी भी कर लेती है कि वो पीछे जो स्टार था वो उसके ऊपर नजर आना शुरू हुआ, बिल्कुल इतना तो सन भी कर लेता है। जी सर। अच्छा जी, हलीमा सना ने हैंड रेज किया। जी हलीमा, सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका लेक्चर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट मोमेंट में देखा और थोड़ा सा ही मैं जान चुकी हूँ। और सर मैंने पूछना था, आपने कहा था कि ब्लैक होल हम क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स से मोस्टली, या कोई डाई स्टार होता था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम पार्टिकल्स से बनाते हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स में नेचर भी तो है वो ड्यूअलिटी नेचर के, वो वेव लाइक भी फंक्शन करता है, पार्टिकल नेचर भी। तो क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए आप बनाने के लिए, तो वो क्या पार्टिकल जब ब्लैक होल बनेगा तो वो पार्टिकल नेचर होगी इस वक्त, या उसकी वेव नेचर होगी? अच्छा जी, अब ये जो पार्टिकल और वेव नेचर वाली जो बात है ना जी, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट हमारी थ्योरीज है ना जी, अगर मैं उसकी बात करूं तो बिल्कुल जो लेटेस्ट बात है वो ये है कि अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको नई मुसीबत में ना डाल दे। पार्टिकल्स हैं ही नहीं। लेटेस्ट थ्योरी हमारी ये है कि ये जो जिनको आप पार्टिकल समझते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये हैं ही वेव्स, ये पार्टिकल सिरे से हैं ही नहीं। तो ये जो पार्टिकल कभी कभी हमें नजर आते रहे हैं ना, ये समझ लें कि बहरूप था इसका। तो जब हम पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करते हैं तो असल में पार्टिकल्स कोलाइड नहीं होते, वेव्स आपस में आकर कोलाइड करती हैं। नहीं, स्ट्रिंग थ्योरी नहीं जी, स्ट्रिंग थ्योरी नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो और चीज है। मैं बात करूं जी क्वांटम फील्ड थ्योरी, दिस इज क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो QFT जिसको हम कहते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो अब जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो बेसिकली वेव्स आपस में टकराती हैं और एनर्जी को एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में वो बंद करने की कोशिश करती हैं। दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ स्मॉल ब्लैक होल। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हम ब्लैक होल्स बना रहे हैं, बट ब्लैक होल इस तरह बन सकता है, पार्टिकल्स के आपस में कोलाइड करने से बन सकता है। और पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इवन जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से बना हुआ है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो सिस्टम है, ये अब हम लेटेस्ट ये मानते हैं कि ये पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इनकी जगह असल में वेव्स हैं, एंड द वेव्स अपीयर लाइक पार्टिकल्स। तो इसलिए वो जो भी टकराव वगैरह होगा वेव्स का ही होगा, पार्टिकल्स का नहीं होगा। जी थैंक यू हलीमा सना। मैं फिर एक दफा आप लोगों से कहूंगी किसी ने कोई सवाल अपने रेज करना है तो बताइए, वरना फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आज असल में रमजान की वजह से भी काफी कम तादाद नजर आ रही है दोस्तों की, वरना सवालात का सिलसिला खत्म नहीं होता और टाइम खत्म होने लगता है और हम परेशान होते हैं। जी 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 जी, ऐसे ही और है आज वक्त जो है हमारे पास काफी बचता है और लोग जो है वो हमारे पास कम है, सवालात कम है। तो आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, आज टाइम ही टाइम है हमारे पास। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम है, हम वेट कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो मेरा ख्याल है कि हम फिर नशिश को बर्खास्त की तरफ लेके चलते हैं। आप लोग अपने सवालात हमारा जो स्पेस है ग्रुप है वहाँ भी कर सकते हैं। एक अहम शख्सियत आखिरी मोमेंट पे तशरीफ आबरी हुई है, तो ठीक है जी, आप इनसे सवाल ले लें कोई। हाँ इनसे सवाल ले लेते हैं जिन्होंने अभी कुछ सुना नहीं है, अभी जी तशरीफ लेकर आए हैं यासिर अली मलिक साहब। तो उससे पहले कलंदर इसहाक सवाल भी करना चाहते हैं। जी कलंदर इसहाक करिए। जी जी, जी कलंदर इसहाक साहब आप सवाल कीजिए, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आवाज का मसला हो रहा है। तो या यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत से हैं? सॉरी, मैं अफ्तारी करने के बाद खुमारी में चला गया था। जो कि ज्यादातर हमारी कौम के साथ मसला दो चार है, वही मसला आज मेरे साथ भी था। और मैं जैसे ही उठूं और मैंने कहा कि लो भाई आज का लेक्चर तो गया। तो मैं यकीन करें सिर्फ बेड से उठ के बैठा हूँ और मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा जिधर भी हुआ जहाँ भी हुआ मैं हाजिर हूँ। बहुत माजरत के साथ मुझे अपने जाती तौर पर बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बड़ा कीमती लेक्चर होता है जिसका इंतजार होता है और बस वो मिस हो गया आज मेरे से। नहीं खामोशी से नजर आए आते हुए, तो हमने सोचा कि आपको मुखातिब कर लें ताकि आप अच्छी तरह से शर्मिंदा हो जाए। आपको पता है शर्मिंदा होने में तो हमने मास्टर्स किया। चलिए जी, हम फिर इजाजत चाहेंगे अपने दोस्तों से भी और सर वाकई से भी। बहुत जबरदस्त लेक्चर रहा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। अभी हम ये बता देंगे आपको कि फ्राइडे हाजिर होंगे या फिर सैटरडे, और क्योंकि रमज़ान में थोड़ी सी टाइमिंग हमारी मसला कर रही है, तो कोशिश यही होगी कि सैटरडे या फ्राइडे हम हाजिर हों। आपको ज़रूर आगाह कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें ज़रूर ज्वाइन किया करें, अपने दोस्त अब आपको भी ज्वाइन करवाया करें। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होते हैं इसी वक्त, इन्हीं दिनों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। और यही यही इन्हीं दोनों दिनों में से जी हम आ जाएंगे किसी दिन, क्योंकि सैटरडे या फ्राइडे तो इसका मतलब ये होगा कि हार्डली हम अपनी टाइमिंग के साथ ही चल रहे हैं, कोई डिले नहीं है उसमें। इंशाल्लाह संडे तक नहीं जाएगी बात, उससे पहले इंशाल्लाह लेक्चर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।